हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम अड्डा 75। दिस इज़ प्रिया एंड आज हम क्लास 5th के लेसन 5 भूटान को यहाँ हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। सो लेसन में आपको जो भी टफ वर्ड्स मिलते हैं आप उन्हें कॉपी में नोट डाउन करें। एंड वन मोर थिंग कि वीडियो के लास्ट में आपको इस लेसन के बेसिक कुछ क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज भी दिखाई जाएगी। तो यदि आपके पास वो सॉल्यूशन ना हो तो आप उसे शो कर सकते हैं। एंड वीडियो के लास्ट में आपको कमेंट सेक्शन में पिन्ड एक लिंक मिलेगी, आप उसे क्लिक करके इस लेसन का पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। लेसन है भूटान। जैसे कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, जो भूटान है वो हमारी इंडिया का क्या है, एक पड़ोसी देश है। तो हम स्टार्ट करते हैं भूटान के बारे में। सो भूटान इज़ ऑलमोस्ट इंटायरली माउंटेनियस। इंटायरली मतलब पूरी तरह। तो जो भूटान है वो पूरी तरह से एक घिरा हुआ, पर्वतों से घिरा हुआ क्षेत्र है, या फिर हम ये कहें कि भूटान एक पर्वतीय क्षेत्र है। द लैंड ऑफ भूटान इज़ ब्लेस्ड विद अ नंबर ऑफ रिवर। यदि हम भूटान की भूमि के बारे में, भूटान की ज़मीन के बारे में बात करें तो भूटान की जो ज़मीन है, जो भूटान की भूमि है, उसमें बहुत सारी नदियां हमें देखने को मिलती हैं। मतलब यूँ कहें कि भूटान में काफ़ी सारी नदियां हैं और काफ़ी सारी पवित्र हैं वो नदियां। द मेन रिवर्स आर दी मानस, संकोश, वांगेहू एंड तोरशा। भूटान में पाई जाने वाली मुख्य पवित्र नदियां हैं, जैसे मानस नदी, संकोश नदी, वांगेहू नदी एंड तोरशा नदी। भूटान हैज़ अ नॉर्थ साउथ डिस्टेंस ऑफ 170 किलोमीटर्स। भूटान का जो नॉर्थ साउथ डिस्टेंस है, मतलब भूटान की यदि हम उत्तरी दक्षिणी दूरी की बात करें तो वो लगभग 170 किलोमीटर नॉर्थ साउथ में है। एंड ईस्ट वेस्ट डिस्टेंस ऑफ 300 किलोमीटर। और ईस्ट वेस्ट पे मतलब पूर्व पश्चिम दिशा में जो भूटान है वो लगभग 300 किलोमीटर तक फैला है। एंड द टोटल एरिया ऑफ कंट्री इज अप्रॉक्सीमेटली 46,500 स्क्वायर किलोमीटर्स। और यदि हम भूटान का टोटल एरिया की बात करें तो वो लगभग 46,500 किलोमीटर तक फैला हुआ है। जियोग्राफिकली द कंट्री कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 क्लाइमेटिक जोन्स। यदि हम जियोग्राफिकली बात करें तो जो भूटान है वो 3 क्लाइमेटिक जोन्स में क्या है, डिवाइडेड है। फर्स्ट क्लाइमेटिक जोन है द साउदर्न बेल्ट। सेकेंड क्लाइमेटिक जोन है इनर हिमालय रीजन। थर्ड क्लाइमेटिक जोन है द हाई नॉर्दर्न रीजन। अब हम आगे बढ़ते हैं। ड्यू टू सच क्लाइमेटिक डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन इन भूटान। तो जैसे कि आपने देखा कि भूटान में 3 प्रकार की अलग अलग क्लाइमेटिक जोन्स है, मतलब विविध प्रकार की जलवायु भूटान में देखने को मिलती है। इसी के कारण भूटान में डिफरेंट वेराइटीज़ मतलब अलग अलग किस्म की क्या उगाई जाती हैं, फसलें उगाई जाती हैं। यहाँ एक वर्ड है क्रॉप। क्रॉप का मतलब होता है फसलें। वीट, बार्ले, बकवीट एंड पोटैटोज आर ग्रोन एट हाई एल्टीट्यूड्स वाइल राइस एंड चिलीज आर ग्रोन इन द लोअर वैलीज। यहाँ पर एक वर्ड है हाई एल्टीट्यूड। हाई एल्टीट्यूड मतलब होता है उच्च क्षेत्रों में या फिर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में। तो भूटान में जो होता है, भूटान में अनेक प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं, जैसे वीट मतलब गेहूं की फसल, बार्ले मतलब जौ की फसल, बकवीट ये भी एक प्रकार का अनाज होता है, तो बकवीट की फसल, आलू की फसल। तो ये जो गेहूं, जौ, बकवीट और आलू की जो फसल होती है इसको उच्च क्षेत्रों में उगाया जाता है। वाइल जबकि राइस एंड चिलीज आर ग्रोन इन द लोअर वैलीज। लोअर वैलीज मतलब होता है निचली घाटियों में। तो भूटान की निचली घाटियों में जो फसलें उगाई जाती हैं वो किसकी, राइस की और चिली की। राइस मतलब चावल। तो राइस एंड चिलीज की फसलें लोअर वैलीज में उगाई जाती है। एंड वीट, बार्ले, बकवीट एंड पोटैटोज को हाई एल्टीट्यूड में उगाया जाता है। राइस इज द स्टेपल फूड ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ भूटान। स्टेपल मतलब मुख्य भोजन। तो भूटान के मुख्य भोजन की बात करें तो भूटान का मुख्य भोजन क्या होता है,
भूटान का मुख्य भोजन है राइस मतलब चावल। मतलब भूटान की जो पॉपुलेशन है वो सबसे ज़्यादा चावल खाना पसंद करती है। अब यहाँ पे मैंने आपके लिए कुछ इमेजेस रखी हैं, जैसे बकव्हीट है, कई लोग इसका नाम पहली बार सुन रहे होंगे। तो बकव्हीट कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलता है। जो बकव्हीट होता है अ न्यूट्रिशियस ग्लूटेन फ्री शीट विद अ टोस्टी नटी फ्लेवर एंड सॉफ्ट च्यूवी टेक्सचर। एंड सेकेंड हमारी बात हुई थी बार्ले, जो जौ होता है उसकी फसल कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलती है। सो लेट्स स्टार्ट द सेकेंड पेज ऑफ दिस चैप्टर। Farming is the main occupation of many people. Besides farming, the Bhutanese farmer keep flocks of sheep, horses and cattle including yak. फार्मिंग मतलब क्या होता है? किसानी करना, खेती किसानी करना। इज़ द मेन ऑक्यूपेशन, मेन मतलब मुख्य, एंड ऑक्यूपेशन मतलब क्या होता है? व्यवसाय। तो यदि बात की जाए कि भूटान के लोग ज़्यादातर कौन सा व्यवसाय करते हैं, कौन सा काम करते हैं, तो भूटान के लोगों का मुख्य व्यवसाय है फार्मिंग करना, मतलब किसानी करना। बिसाइड्स फार्मिंग, किसानी के अलावा, द भूटानीज फार्मर्स कीप फ्लॉक्स ऑफ sheep, horses, cattle इंक्लूडिंग याक। तो जो भूटानीज लोग होते हैं वो फार्मिंग करने के अलावा अपने अपने घरों में कुछ पशुओं को भी अपने घर में रखते हैं, मतलब उन्हें भी पालने का काम करते हैं। जैसे कि कुछ लोग फ्लॉक्स ऑफ sheep मतलब भेड़ के झुंड पालते हैं, रखते हैं, हॉर्सेस घोड़ों को रखते हैं, कैटल्स इंक्लूडिंग कुछ मुख्य प्रकार के पशुओं को भी पालते हैं जैसे कि याक। तो ये इनको कौन पालता है? भूटान के लोग। और लेकिन यदि मेन व्यवसाय की बात की जाए तो वो होता है फार्मिंग। द हिस्ट्री ऑफ भूटान इज अ हिस्ट्री ऑफ आइसोलेशन एंड इनएक्सेसिबिलिटी। आइसोलेशन मतलब क्या होता है? आइसोलेशन मतलब होता है अलगाव, एंड इनएक्सेसिबिलिटी मतलब होती है अगम्यता, मतलब अनरीचेबल, जहाँ तक पहुँचना क्या हो? कठिन हो। तो यदि हम भूटान के इतिहास की बात करें तो जो भूटान का इतिहास है वो आइसोलेशन और इनएक्सेसिबिलिटी का इतिहास है, मतलब कि अलगाववाद और अगम्यता का इतिहास है। The earliest inhabitants came to settle in the country many centuries ago. Centuries मतलब सदियों, and ago मतलब पहले। अर्लीस्ट इनहैबिटेंट्स, तो इनहैबिटेंट का मतलब क्या होता है? निवासी, एंड अर्लीस्ट मतलब सबसे पहले या फिर पहले। तो बात की जाए कि जो भूटान का इतिहास है, भूटान का इतिहास है वह आइसोलेशन और इनएक्सेसिबिलिटी का इतिहास है। भूटान के जो सबसे पहले निवासी हैं वो आज से कई सदियों पहले यहाँ पर आके सेट हो गए थे। ओवर द ईयर्स, कुछ सालों बाद, पीपल फ्रॉम तिब्बत केम एंड सेटल्ड इन भूटान एज वेल। कुछ समय के बाद, कुछ सालों के बाद तिब्बत में रहने वाले लोग भी भूटान में आकर सेटल हो गए, मतलब तिब्बत छोड़ते हुए भूटान में आकर बस गए। एट ए लेटर पीरियड, कुछ समय के बाद, पीपल फ्रॉम नेपाल माइग्रेटेड टू भूटान। माइग्रेट मतलब होता है पलायन करना। पलायन करना मतलब अपने देश को छोड़कर किसी और देश में जाने को कहते हैं माइग्रेट करना। तो कुछ समय के बाद क्या होता है कि नेपाल में रहने वाले लोग भी भूटान की तरफ आते हैं और भूटान में आकर बस जाते हैं। There are 3 ethnic groups that exist in Bhutan. एथनिक ग्रुप मतलब क्या होता है? एथनिक ग्रुप मतलब होता है जातीय समूह। तो अगर भूटान की बात की जाए तो भूटान में मुख्यतः 3 प्रकार के जातीय समूह देखने को मिलते हैं। फर्स्ट क्या है? फर्स्ट है द नेलोप्स ऑफ तिब्बतन ओरिजिन इन द वेस्ट। मतलब यदि वेस्ट साइड में बात करें तो भूटान के पश्चिमी एरिया में नेलोप्स ऑफ तिब्बतीन ओरिजिन के लोग रहते हैं। सेकेंड है द शार्कोप्स हु आर ऑफ इंडो मोंगलोइड ओरिजिन इन द ईस्ट। और यदि भूटान के पूर्वी हिस्से की बात की जाए तो पूर्वी हिस्से में मैक्सिमम शार्कोप्स लोग रहते हैं जो कि इंडो मोंगलोइड होते हैं। थर्ड है द लोटमस ऑफ नेपालीज ओरिजिन इन द साउथ। और भूटान के साउथ एरिया में, दक्षिणी एरिया में
लॉटमस ऑफ नेपालीज ओरिजिन के लोग रहते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 95% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ भूटान लिव्स इन रूरल एरियाज। रूरल एरियाज मतलब है ग्रामीण इलाका, अप्रॉक्सीमेटली मतलब लगभग। तो यदि बात की जाए तो भूटान की लगभग 95% पॉपुलेशन रूरल एरिया में मतलब ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है। द मेन सिटीज आर द कैपिटल थिम्पू एंड फुंटोशलिंग। अगर भूटान की मुख्य शहरों की बात की जाए तो भूटान के जो मुख्य शहर हैं वो है थिम्पू एंड फुंशलिंग। तो यहाँ पर जो थिम्पू है वो भूटान की राजधानी भी है, कैपिटल मतलब राजधानी, तो थिम्पू भूटान की राजधानी भी है। द पीपल ऑफ भूटान आर वेल बिल्ट एंड गुड लुकिंग एंड द वुमेन आर यूजुअली प्रिटी। तो भूटान के जो लोग हैं ज़्यादातर वे वेल बिल्ट होते हैं, मतलब उनकी अच्छी कद काठी होती है, एंड गुड लुकिंग, और देखने में वो सारे बहुत ही ज़्यादा गुड लुकिंग होते हैं, अच्छे लगते हैं। एंड जो वुमेन होती हैं भूटान की वो यूजुअली बहुत ज़्यादा क्या होती हैं, प्रिटी होती हैं। दे आर वेल ड्रेस्ड इन हैंड वोवन क्लॉथ ऑफ ब्राइट कलर्स। तो भूटान के जो रहने वाले लोग होते हैं उनकी जो ड्रेस होती है, उनके कपड़े पहनने के तरीके बहुत अच्छे होते हैं। भूटान में रहने वाले लोग लाइट कलर के मतलब ब्राइट कलर के हैंड वूवन हाथों से बने हुए कपड़े पहनना पसंद करते हैं। द मैन वियर अ शो वाइल द वुमेन वियर अ केरा। तो वहाँ के भूटान के जो लड़के रहते हैं, मेल बॉयज़ रहते हैं, जो बॉयज़ हैं वो क्या पहनते हैं, भूटान के जो लड़के हैं वो शो पहनते हैं। जैसे कि आप इसको देख पा रहे हैं इस बॉय को, तो इस बॉय ने क्या जो पहन रखा है, इस कपड़ों को हम क्या बोलते हैं, शो बोलते हैं। एंड भूटान की जो औरतें होती हैं, वुमेन होती हैं, वो मैक्सिमम टाइम क्या पहनती हैं, कैरा। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इन्होंने जो ड्रेस पहनी है ये है कैरा, एंड बॉय ने जो ड्रेस पहनी है उसे कहते हैं हम शो। द ईयर 1907 मार्क द बिगिनिंग ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न भूटान। तो मॉडर्न भूटान मतलब क्या हो गया, आधुनिक भूटान। डेवलपमेंट मतलब विकास, या बिगिनिंग मतलब होता है शुरुआत। तो यहाँ पर बताया गया है कि मॉडर्न भूटान की मतलब आधुनिक भूटान की विकास की जो शुरुआत हुई है वो सन 1907 से ही क्या हो गई थी, शुरू हो गई थी। मतलब मॉडर्न भूटान, आधुनिक भूटान के जो डेवलपमेंट की शुरुआत है, उसके विकास करने की जो शुरुआत है वो 1907 से ही शुरू हो गई थी। इन 1907 सन 1907 में द पीपल ऑफ भूटान अनएनिमसली इलेक्टेड किंग युगन वांगचुक एज द फर्स्ट किंग ऑफ भूटान एंड द वांगचुक डायनेस्टी वाज एस्टैब्लिश्ड। सो यहाँ पर बताया जाता है कि भूटान के जो लोग हैं अनएनिमसली, अब ये अनएनिमसली मतलब क्या होता है, अनएनिमसली मतलब भूटान के जो मैक्सिमम लोग होते हैं वो इलेक्ट करते हैं, मतलब चुनाव करते हैं वोट देके। तो भूटान के जो लोग हैं वहाँ पर 1907 में चुनाव किया गया था। चुनाव के दौरान वहाँ के पहले राजा के रूप में जो उभर कर आए थे वे थे किंग युगन वांगचुक। ये भूटान के पहले राजा थे, एंड इनके राजा बनते ही द वांगचुक डायनेस्टी वाज एस्टैब्लिश, और भूटान की वांगचुक डायनेस्टी क्या हो गई, इस्टैब्लिश हो गई। इस्टैब्लिश मतलब कह देना चाहिए नींव रखी गई या फिर स्थापना की गई, एंड डायनेस्टी मतलब साम्राज्य। तो जैसे ही किसी राजा का चुनाव होता है, मतलब जैसे ही किसी राजा को चुन लिया जाता है तो वहाँ पर उस राजा का साम्राज्य शुरू हो जाता है। बिल्कुल उसी तरह भूटान के पहले राजा कौन बने, किंग युगन वांगचुक। तो उन्हीं की वांगचुक डायनेस्टी क्या हो जाती है, इस्टैब्लिश हो जाती है। इवन नाउ द किंगडम ऑफ भूटान इज रूल्ड बाय अ हेरिडेटरी मोनार्क। हेरिडेटरी मोनार्क मतलब क्या होता है, हेरिडेटरी मतलब वंशानुगत, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी। एंड मोनार्क मतलब क्या होता है, मोनार्क मतलब होता है राजतंत्र। तो यहाँ पर बताया गया है कि आज के समय में भी भूटान में जो किंगडम है, भूटान का जो साम्राज्य है वो मैक्सिमम हेरिडेटरी मोनार्क के अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, शासन वहाँ पर किया जाता है, रूल किया जाता है।
मतलब कि भूटान में अगर बात की जाए तो भूटान में आज भी राजा का चुनाव किया जाता है और ये राजा का चुनाव वंश के अकॉर्डिंग होता है। मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी आज इस फैमिली के ये इंसान राजा बने हैं तो कल उनके बेटे जो होंगे वो राजा बनेंगे, मतलब एक ही फैमिली से राजा बनते हैं। तो वहाँ वंशानुगत चुनाव कराया जाता है, वंशानुगत राजतंत्र का निर्माण है वहाँ पर। द नेशनल लैंग्वेज ऑफ भूटान इज़ डेजोंगखा। यदि हम भूटान की नेशनल लैंग्वेज की बात करें तो भूटान की जो नेशनल लैंग्वेज है वो है जोंगखा। सॉरी, इसे मैंने डेजोंगखा कहा, बट DZONGKHA, इसे हम पढ़ेंगे जोंगखा। कई लोगों को सुनने में प्रॉब्लम हो रही होगी तो मैं यहाँ लिख देती हूँ जोंगखा, इसे हम पढ़ते हैं। तो भूटान की नेशनल लैंग्वेज क्या है? जोंगखा। However, there are many local dialects spoken as well. Dialects मतलब होता है बोली। तो कहा जाता है कि भूटान की जो नेशनल लैंग्वेज है वो है जोंगखा, लेकिन भूटान में जोंगखा के अलावा भी कई अलग अलग लोकल बोलियाँ भी बोली जाती हैं। English is used as the medium of instruction in schools and official correspondence. भूटान में इंग्लिश लैंग्वेज को स्कूल में बातचीत करने के लिए, इंस्ट्रक्ट करने के लिए, या फिर ऑफिशियल बातचीत करनी हो, स्कूल में कोई इंस्ट्रक्ट करना हो, तब वहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है। आर्करी इज़ द नेशनल स्पोर्ट ऑफ भूटान। भूटान का नेशनल स्पोर्ट क्या है? तो भूटान का जो राष्ट्रीय खेल है वो है आर्करी। आर्करी मतलब क्या होता है? तीरंदाजी करना। ठीक है, ऑलराइट, आगे हम पढ़ते हैं। Archery competition are a popular pastime and big contests are held every year. तो भूटान का जैसे कि नेशनल स्पोर्ट है, क्या है? आर्करी है। तो भूटान के जो कॉम्पिटिशन्स है वहाँ का सबसे पिछले ज़माने का सबसे पॉपुलर कंपटीशन यदि कहा जाए तो वो आर्करी कंपटीशन हुआ करता था, और इसमें बहुत सारे कंटेस्टेंट क्या लिया करते थे? भाग लिया करते थे, इसलिए हर साल आयोजित किया जाता था। द नेल्ट्रम, यहाँ ये जो NGULTRUM है इसे हम पढ़ते हैं नेल्ट्रम। तो द नेल्ट्रम इज़ द ऑफिशियल भूटानीज करेंसी। तो जो नेल्ट्रम है वो भूटानीज करेंसी है। जैसे हमारी इंडिया की करेंसी क्या है? रुपया। वैसे भूटान की करेंसी क्या है? NU, जिसे हम कहते हैं नेल्ट्रम। इट इज सेट एट पर विद द इंडियन रुपीज़। ये इंडियन रुपीज़ के अकॉर्डिंग ही क्या किया गया है? वहाँ सेट किया गया है। द फ्लैग ऑफ भूटान इज हैव डायगोनली बाय टू कलर्स, ऑरेंज एंड सैफ्रॉन, एंड इन द सेंटर इज अ ड्रैगन इन वाइट। तो भूटान की यदि फ्लैग की बात की जाए तो भूटान का जो फ्लैग है वो डायगोनली है, मतलब उसमें दो प्रकार के त्रिभुजों से निर्मित है, वो विकर्ण बनाता है, एंड उन विकर्णों में अलग अलग कलर भरे हुए हैं। पहले मतलब उसमें ऑरेंज एंड सैफ्रॉन दो कलरों का मिलाप होता है, और उस डायगोनल के बीच में एक क्या होता है? ड्रैगन होता है जो वाइट कलर का। मैं पहले आपको इसकी एक इमेज दिखा देती हूँ कि कैसा होता है वहाँ का फ्लैग। तो ये है भूटान का फ्लैग, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, सैफ्रॉन एंड ऑरेंज कलर इसके डायगोनली फेस पर है, एज यू सी हेयर। एंड ये यहाँ पर एक वाइट कलर का ड्रैगन बनाया गया है। एक जगह आपको ऑरेंज कलर देखने को मिलता है, दूसरी जगह सैफ्रॉन कलर देखने को मिलता है। तो ये है भूटान का फ्लैग, मतलब झंडा। सिंबल्स आर म्यूजिकली इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड इन एनुअल फेस्टिवल। और यहाँ भूटान में जो एनुअल फेस्टिवल मनाए जाते हैं, वार्षिक उत्सव जो मनाए जाते हैं, वहाँ पर म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट का क्या किया जाता है? यूज़ किया जाता है। इन भूटान द फर्स्ट मोटर रोड वाज कंस्ट्रक्टेड इन द ईयर 1962 या फिर 1962। तो भूटान की जो फर्स्ट मोटर रोड बनाई गई थी, भूटान की फर्स्ट मोटर रोड बनाई गई थी सन 1962 में। Until then, a journey from the Indian border to the capital Thimphu took 6 days of trekking on foot on riding mules and horses through jungles over steep mountains. But now, with the functioning Thimphu highway, it takes less than 6 hours to reach the capital. यहाँ पर बताया गया है कि भूटान का जो फर्स्ट मोटर रोड है वो 1962 में बनाया गया था। इससे पहले यदि किसी को
हमारे भारत के बॉर्डर से लेकर भूटान की राजधानी थिम्पू तक यदि जाना है तो वहाँ जाने के लिए कोई रोड नहीं होती थी, लोग पैदल जाते थे या फिर लोग म्यूल्स पर सवारी करके, म्यूल्स या फिर घोड़ों पर सवारी करके जाते थे या फिर पहाड़ों के ऊपर से जाते थे, ऊबड़ खाबड़ रास्तों से जाते थे। तो इंडियन बॉर्डर से लेके थिम्पू तक की जो दूरी रहती थी, मतलब थिम्पू तक जाने में जो समय लगता था लगभग 6 दिन का समय लगता था। यदि कोई इंसान पैदल इंडियन बॉर्डर से थिम्पू जाना चाहे तो उसे 6 घंटे का समय लग जाता था। लेकिन जब से भूटान में फुनशोलिंग थिम्पू हाईवे का निर्माण हुआ है तो अब इंडियन बॉर्डर से थिम्पू जाने में सिर्फ 6 घंटे ही लगते हैं। भूटान हैज़ अ वेल प्रिजर्व्ड नेचुरल एनवायरनमेंट endowed with rich and varied flora and fauna। तो भूटान का जो नेचुरल एनवायरनमेंट है, मतलब प्राकृतिक पर्यावरण, प्राकृतिक वातावरण, वहाँ का बहुत अच्छे से सजो के रखा गया है। यहाँ पर आपके सामने एक वर्ड आया है प्रिजर्व्ड, मतलब संरक्षित है। मतलब भूटान को देखने में ऐसा लगता है वहाँ की जो नेचुरल ब्यूटी है वो बहुत ही ज़्यादा देखने में हमको क्या लगती है, अच्छी लगती है। इसके अलावा भूटान में एंडोव्ड मतलब क्या होता है, संपन्न, मतलब भूटान में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में फ्लोरा एंड फौना हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पर कुछ वर्ड्स आए हैं, फ्लोरा, फना, इसके अलावा क्लाउडेड लीपर्ड, गोल्डन लैंगुर। तो इसके बारे में मैं आपको भी इमेज से कंफर्म करा दूँगी। A number of rare animals like clouded leopard, golden langur and still a common sight in Bhutan। तो आज भी भूटान में कॉमन साइट के ज़रिए हमें क्लाउडेड लीपर्ड और गोल्डन लैंगुर देखने को मिलते हैं। Adopted from the chapter in Bhutan from our neighbors। तो ये जो चैप्टर है क्लास 5th का भूटान, ये आवर नेबर से लिया गया है। अब हम आपको बता दें, जैसे कि ये इमेज आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये है गोल्डन लैंगूर या फिर आप इसे गोल्डन लंगूर भी कह सकते हैं या फिर गोल्डन लैंगुर। इसके अलावा यहाँ पर आपको कुछ इमेजेस दिखाई जा रही हैं, लाइक दैट दिस इज़ क्लाउडेड लीपर्ड। क्या है ये है क्लाउडेड लीपर्ड। इनके अलावा ये जो आप देख पा रहे हैं, जैसे कि हमने नाम लिया था, तो ये है हमारे म्यूल। कौन है? म्यूल। मतलब ये देखने में तो हमें डंकी की तरह लग रहे हैं, बट ये डंकी नहीं है। ये क्या है? म्यूल। डंकी एंड म्यूल में डिफरेंस होता है। इसके अलावा फ्लोरा एंड फाना। तो जो फ्लोरा होता है वो एक प्रकार का पौधा होता है। फ्लोरा इज़ द प्लांट लाइफ ऑक्योरिंग इन अ पार्टिकुलर रीजन और टाइम। एंड जो फना होता है, fauna is all of the animal life। Wait a moment। Fauna is all of the animal life of any particular region or time। ठीक है, तो ये हैं फ्लोरा एंड फाना। अब चैप्टर की कुछ एक्सरसाइज मैं आपको शो करने जा रही हूँ। आपके पास यदि आपको ये नोट चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन पर एक PDF लिंक दी जाएगी, आप उस PDF को डाउनलोड करके इस लेसन का सॉल्यूशन ले सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, कमेंट सेक्शन पर हमें ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। साथ ही साथ यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें एंड अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। ये हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। So friends, thanks for watching this video.